अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। बिलावल भुट्टो जरदारी बबांग दोहल इकरार कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मौजूदगी की वजह से ही 26वीं आईनी तरमीम लाने का मौका मिला। इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। याद रहे कि अपोजिशन और वकला की बड़ी तादाद ये इल्जाम लगा रही है कि 26वीं तरमीम जोर जबरदस्ती मंजूर करवाई गई। चुनाचे बिलावल के इंकशाफ के बाद अब ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या मुतनाज़ तरमीम के लिए काजी फायज ईसा ने सहूलतकारी की और फिर हुक्मरान इत्तेहाद ने अपना हदफ हासिल करने के लिए अदलिया का कांधा इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो ये दावा भी कर रहे हैं कि उन्हें नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी तरमीम से पहले अपने इंटरव्यूज में बारहा ये कहते रहे हैं कि मुझे कोई शक नहीं कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। तो यहां यह सवाल भी है कि इस लाइल्मी को बिलावल भुट्टो साहब की सादगी कहा जाए या फिर सियासी हिकमत अमली। सिंध असम्बली ने गुज़श्ता रोज 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के हक में कसरत राय से करारदाद मंजूर की है। यह करारदाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ऐवान में पेश की है। बहरहाल पीपल्स पार्टी अगरचे जमहूरियत की सबसे बड़ी अलमबरदार जमात है, मगर 26वीं तरमीम जिस तरह मंजूर करवाई गई और जमीर के वोट या जबरदस्ती के वोट का ताना, यह पीपल्स पार्टी का ताकुब कुछ अरसा तो करता रहेगा। उधर सबसे अहम पेशरफ्त आज ये हुई कि तोशाखाना 3 केस में जमानत के बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। बुशरा बीबी को रवां साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। सजा का फैसला आने के बाद बुशरा बीबी ने खुद जेल में आकर गिरफ्तारी दी थी। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल कर दी थी, लेकिन FIA ने बुशरा बीबी को तोशाखाना 3 केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया था, जिसके खिलाफ बुशरा बीबी ने अपील दायर कर रखी थी। हमारे साथ मौजूद हैं दो सीनियर मोतबर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी साहिबा और तहरीक इंसाफ के सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का। शर्मिला साहिबा, बिलावल साहब दावा कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी हुकूमत के पास नंबर्स पूरे थे। क्या यह दावा जमीनी हकीकत के बरखिलाफ नहीं, क्योंकि मौलाना को शामिल करने के बावजूद आपको सेनेट में 2 वोट BNP से लेने पड़े और 5 वोट तहरीक इंसाफ के तोड़ने पड़े। तो अगर मौलाना भी 13 वोट अपने ना देते तो फिर 5, 2, 7 और 13, फिर तो आपको 20 वोट तोड़ने थे। फिर आप कैसे ला सकते थे? जी बहुत शुक्रिया मेरा बासा। देखिए जी, वोट लेना और ऑपोजिशन के मेंबरान को कायल करना, जिस तरह आप कहते हैं तोड़ना, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम तो है नहीं। पाकिस्तान की सियासत में ये कई बार हो चुका है, तो कोई अचंभे की बात तो है नहीं। लेकिन डेफिनेटली ये सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की काविशें हैं, जो मौलाना साहब को वो ऑन बोर्ड लेकर आए, उनको कायल किया कि वो इस आईनी तरमीम के अंदर अपना हिस्सा डालें। देखिए, नंबर्स पूरे करना हुकूमत के लिए कभी भी मुश्किल काम नहीं रहा है, और आपने देखा कि कौमी असम्बली में भी और सेनेट के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। चंद एक मेंबरान ने, जिनका ताल्लुक नहीं था इत्तेहादी जमातों से, लेकिन उन्होंने भी वोट दिया। तो ये किसी के लिए कोई ज़्यादा हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अगर मौलाना साहब का एक मुस्बत किरदार ना होता तो शायद इसकी वो अहमियत ना होती जितनी अब है। और मौलाना साहब एक पाई की चोटी के सियासतदान हैं, उनके अहम वोट थे। और ये कोशिश शुरू दिन से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की थी कि एक कंसेंसस के साथ ये 26वीं आईनी तरमीम आए, जो कि हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। PTI ने तो नहीं आना था और नहीं आए, वो तो हमें एक अंदाजा था। बहरहाल कोशिश अपनी जगह थी और उन्होंने अपना इनपुट भी दिया। उनके कहने से चंद एक शिकें निकाली भी गई जो ओरिजिनल तरमीम थी उससे। तो बाय एनी मेजर्स सही। हम ये समझते हैं कि ये सबकी इसमें आरा शामिल थी। राइट। ये जो 5 और 2, 7 लोगों ने अपनी पार्टी की डायरेक्शन के बरखिलाफ वोट किया और हुकूमत के बकौल उन्होंने अपने ज़मीर का वोट किया, तो जिन्होंने ज़मीर का वोट किया वो सामने भी नहीं आ रहे। वो खुल के, ज़मीर तो बहुत बड़ी बात है ना, अगर आप ज़मीर के तहत वोट कर रहे हैं और पार्टी के बरखिलाफ जाके वोट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी जुर्रत और बहादुरी की बात है। वो नसीमा एहसान जो सेनेटर हैं BNP की, वो पिछले 4 दिन से 20 अक्टूबर को पास हुई या 24 अक्टूबर है, सन्नाटा, कुछ मालूम नहीं वो कहाँ है। वो कासिम मंजू साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्लियामेंट के बाहर, फिर उनको अपना बयान वापस लेना पड़ गया। जो
कौमी असम्बली के 5 लोग हैं, जिस ऐवान में आप हैं वो भी गायब हैं, कुछ सन्नाटा है कि भाई आप खुल के आके बताएं कि आपने जबरदस्त काम किया है, ये क्या वजह है फिर? देखिए, मैं उनके बिहाफ पे उनकी तर्जुमानी तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर वोट दिया है तो फिर डंके की चोट पे बात करनी हाँ, फिर चाहिए। ऑन करें उसको। और हाँ, मतलब देखिए ना, अब ये मैं किसी के बिहाफ पे मैं किसी की तर्जुमानी तो नहीं कर सकती, क्या वजह है कि वो नहीं आके बात कर रहे या कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि देखिए, यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन का भी डर होता है, और वो पार्टी तो लग गई। के खिलाफ देखिए जाने का भी, वो नाराजगी का भी डर होता है। वो तो वोट के साथ ही डिस्क्वालिफिकेशन तो अब बाय कॉन्स्टिट्यूशन 63A के तहत अब वो तो हो गई। अगर वेल यस अमीर अब्बास साहब, लेकिन जब तक ऑफिशियली कार्रवाई नहीं होती, जब तक वो रेफरेंस स्पीकर ना के भेजा पास जाए। रेफरेंस नहीं जाता और उस पर स्पीकर साहब फैसला नहीं करते, जब तक तो वो मेंबरान होंगे ना। देखिए, ठीक है, आप वोट दे देते हैं किसी भी वजह से, लेकिन फिर अगेन किसी भी सियासतदान के लिए डिस्क्वालिफिकेशन एक बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ा मसला है। आपका करियर खराब हो जाता है, आपको री इलेक्शन में जाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो इट्स नॉट इजी डिसीजन कि अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ जाके वोट दें तो वो आसान डिसीजन तो नहीं है। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर साहब, खैर अब तो शर्मिला भी डॉक्टर ही हैं, तो डॉक्टर मोहम्मद साहब ये फरमाएं कि ये जो 7 लोग हैं, इतना बड़ा फैसला किया है, बहादुरी का फैसला है। अगर कोई शख्स समझता है कि मेरा ज़मीर पार्टी के ऊपर भावी है और होना चाहिए, ज़मीरी की आवाज़ होनी चाहिए, जब ज़मीर की आवाज़ है तो फिर ये सहमे हुए लोग क्यों हैं, खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए अमीर अब्बास साहब, आपने जो इंट्रोडक्शन दी है उसमें आपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जिक्र किया है। जो आपने बातें की हैं उसमें आपने बिलावल भुट्टो साहब की वो मासूमाना जो ऐसी बातें थी कि जिस पे उनको भी समझ नहीं आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो चीज़ों से लाइल्म थे और या फिर वो जानबूझ के गलत बयानी कर रहे थे। दूसरी बात तो हो नहीं सकती। अब तीसरी बात आ जाती है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इतना ढोल पीटा है कि आप वो सुन के थक जाते। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस, अगर हम डेमोक्रेसी की जो बेसिस है पूरी दुनिया में, उसमें हम एक चीज, एक लफ्ज होते हैं जिसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, या ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स की बात करते हैं। उसमें यह होता है कि 3 चीजें होती है, वो 3 चीजें इंटरडिपेंडेंट नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे के अंडर नहीं आती, एट पार होती हैं। उसमें 3 चीजें, पार्लियामान है, वो लॉज बना सकती है, किसी किस्म का लॉ बना सकती है, लेकिन हर किस्म का लॉ नहीं बना सकती। वो ये लॉ नहीं बना सकती कि आज के बाद से चोरी जायज है, ये लॉ नहीं बना सकती आज के बाद से जिना जायज है, वो ये लॉ नहीं बना सकती आज के बाद से कोई चीज जो कि 2 चीजों के, एक आपके फंडामेंटल राइट्स और दूसरा आपका आर्टिकल 2, इन दोनों के खिलाफ जाके वो नहीं कर सकती। बिल्कुल सही, ठीक है। तीसरी चीज है, वो ये नहीं कर सकती कि एग्जेक्टिव, दूसरी ये तो पार्लियामान कर ले, दूसरा ये नहीं हो सकता कि जो अदलिया है वो एग्जेक्टिव के अंडर आ जाए, क्योंकि अगर अदलिया एग्जेक्टिव के अंदर आ जाए तो हर डिसीजन में एग्जेक्टिव जो गवर्नमेंट होती है और कोई भी बीच में अगला जो बंदा होता है, इनके दरमियान में टसल होती है। जो हम बड़े केसेस की बात कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो हर चीज जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, अगर गवर्नमेंट की लगाए हुए बंदे डिसीजन ले रहे होंगे तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। इस वजह से अदलिया को 1996 के बाद यह कोशिश की गई थी कि अदलिया को आजादी दी जाए। जब एक बात याद रखें, तलत हुसैन साहब के साथ मार्च 2010 में एक इंटरव्यू में इमरान खान ने इसी बात पे, जब 18वीं तरमीम आ रही थी, इस बात पे 18वीं तरमीम में इस चीज को लाया जा रहा था कि यही वो काम लाया जा रहा था कि अदलिया जो होगी उसकी जो प्रमोशंस होगी या उसके अंदर जो उसमें मदाखलत नहीं होगी सियासी, वो गवर्नमेंट के हाथ में हो। जिस पे इमरान खान का इंटरव्यू था कि उसने कहा था कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर उस चीज को 19 तरमीम, चाहे वो जिस मर्जी से हो, वो ये किया गया था कि अदलिया के अंदर
ऐसे लोग लेकर आए कि जो कि इंडिपेंडेंट वो करें, और ये बहुत जरूरी है। और ये पहली बार, ये याद रखें, इससे पहले जब भी जस्टिस मुनीर जो थे वो इसी सिस्टम के तहत आए थे जिन्होंने सारी चीजें गलत की हुई थी। हाँ। तो उस सिस्टम को ठीक करने के लिए ये एक बेसिक प्रिंसिपल था। अब दूसरी चीज आ जाती है जो ये लोग हो जाते हैं। देखिए 63A, हाँ। ये शिक वो है कि जिसमें वो आपको कहता है कि अगर आपकी पार्टी आपको कह देती है अगर आपको जरूर, वहां कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको बुला के आपको एक मीटिंग है, वो आपको भेज देती है कि अगर आपने ये फैसला इस लिहाज से किया तो आप उसके खिलाफ होगे, ठीक है, आप उस चीज के खिलाफ जाओगे। और इसमें जमीर की बात नहीं उसमें, वरना लिख देते हैं आर्टिकल 63 में कि अगर आपका जमीर समझता है कि आपकी पार्टी गलत कर रही है तो प्लीज बेशक अपने जमीर के लिए। इवन देन मैं चले बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मैंने ये सवाल किया कि जिन 7 लोगों ने वोट किया, देयर इज नो डाउट। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, डाउट इसलिए नहीं है, आपके हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ओपनली कहा हुआ है कि हमारे साथ किसी का बेटा गायब हुआ है, किसी का ये गायब हुआ है, कोई क्या हो रहा है, हर जगह पे ये कहा जा रहा है। मुझे एक बात बताएं अमीर अब्बास साहब, क्या आज मैं एक ब्रेक ले लूं आपकी इजाजत से, ब्रेक से वापसी पे फिर आपकी बात भी सुन लेते हैं और मैं शर्मिला साहबा के पास सामने भी जाऊंगा, क्योंकि अब याहिया अफरीदी साहब परसों से 26 से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन अभी भी तनाज़ात तो बहुत जू के तू बरकरार है। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। शर्मिला फारूकी साहिबा और सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शर्मिला साहिबा, तरमीम तो जैसे तैसे हो गई, चलें वो तो अब बहस का हिस्सा रहेगा कि सही तरह पास हुई, गलत अंदाज से पास हुई, बजाते खुद ठीक है ये गलत है, ये बहस तो अब चलेगी महीनों तक। ये फरमाएं कि वकला जो खड़े होने जा रहे हैं 26 तारीख से परसों, कल वो यौम निजात मना रहे हैं काजी साहब के जाने पर, अब ये जो नई लहर उठेगी इसको तो संभालेगी नून लीग। आप तो तरमीम करवा के साइड पे हो गए, फंसेगी तो हुकूमत। अमीर अब्बास साहब, आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनफेयर टू पोलिटिसाइज द जुडिशरी कि काजी साहब जा रहे हैं तो वो यौम निजात मना रहे हैं, कोई और आ रहा है तो वो यौम तशक्कुर मना रहे हैं। ये आला अदलिया में या जजेस साहिबान पे नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि वो जज मेरा, वो तुम्हारा, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। दैट शुड नॉट बी द केस। आई थिंक द जुडिशरी शुड बी वेरी इम्पार्शियल, और जो वकला साहिबान हैं उनके लिए हर जज जो है वो काबिल एहतराम होना चाहिए, क्योंकि वकला का काम नहीं है ये डिसाइड करना कि कौन सा जज अच्छा है कि नहीं है। ये जुडिशल कमीशन का काम है डिसाइड करना। और अगर किसी जज में कोई खामी है, कोई बुराई है या कोई मसला है तो फिर वो केस आप उठा के वहां ले जाएं काउंसिल के सामने और फिर वहां पर उसका फैसला हो। ये तरीकेकार है फॉर रिमूवल ऑफ जजेस इन द जुडिशरी इन पाकिस्तान। लेकिन ये कहना कि जी वो देखें, मैं समझती हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, याहिया अफरीदी, मैं उनकी प्रोफाइल्स पढ़ रही थी क्योंकि अब इतना इंटरेस्ट हो गया है, पार्लियामेंट्री कमेटी भी इस पे फैसला कर रही थी। ऑल थ्री हैव इम्पेकेबल एजुकेशनल बैकग्राउंड और उनकी कैपेबिलिटी, और उन्होंने 7 HSN में पढ़ा है आगे पीछे, और फिर वो 2 हेड बॉय थे और कुछ प्रीफेक्ट्स थे, फिर उन्होंने 7 लॉ फर्म खोली। आई थिंक दे ऑल रिमार्केबल पीपल, और हमें इज्जत देनी चाहिए सबको। जो काजी फायद ईसा साहब जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं, उनकी अपनी खदमात हैं। उन्होंने भी एक जंग भी लड़ी है, उन्होंने, उनकी बेगम साहिबा ने, उनके अच्छे काम भी हैं। सो किसी को अब कोई जा रहा है तो उसको इज्जत से जाने दें। हर जज को इस मुल्क में कंट्रोवर्शियल ना करें। इस मुल्क के अंदर कंट्रोवर्शियल जज रहे हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को अदालती कत्ल कर दिया गया, फांसी चढ़ा दी गई। फिर जजेस ऐसे भी आए, चीफ जस्टिस जिन्होंने डैम बनाया, समोसे के प्राइसेस रखे, नस्ला टावर को गिरा दिया। वो आइए, अब खुदारा इस इदारे को और मुतनाज़ा ना बनाएं। ये जो आप बिल्कुल इदारे की साख को रखें, और आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, और हम भी उनकी साख को आप बिल्कुल सही फरमा रही है। इसका मतलब है कि जिन केसेस का आपने हवाला दिया, जो बदतरीन किरदार मौलवी मुश्ताक ने अदा किया भुट्टो साहब को फांसी देके, जो नसीब हसन शाह ने स्याह कारनामे किए, जो अरशाद हसन खान ने कालक मली पाकिस्तान की अदलिया के मुंह के ऊपर, इन सबको हम इनके फैसलों की वजह से लोग तनकीद करते हैं ना। तो इसी तरह काजी साहब के भी फैसले जहां अच्छे हैं उन पे तारीफ होगी, जहां गलत है पर लोग तनकीद तो करेंगे। देखिए आमिर अब्बास साहब, मैं समझती हूँ कि एक इंसान है ना, एक जज भी एक इंसान है। हाँ।
और बेशक कुछ तो इतने भयानक थे इस मुल्क के अंदर के जिन्होंने डिक्टेटर की भी एक गलत इक़्तिदार पे काबिज होने को वैलिडेशन दी और अपने फैसलों के थ्रू दिया। ये भी एक आइन की शदीद शिकनी हुई है। और हाँ। अब मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर एक कोई भी जज हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या कोई भी जज हो, उसको बहुत सोच समझ के अपने ज़मीर के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक फैसले देने ये चाहिए। बहुत आम बात ये आपने नहीं हो की है। सकता, ये नहीं हो सकता कि जनाब इसने अच्छे फैसले दो बुरे। हाँ। ठीक है, गलती इंसान से होती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती जितनी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस में हो गई कि आपने उसको फांसी नहीं चढ़ा दी। हाँ। वो शख्स अब वापस नहीं आ सकता। लेकिन इसलिए अब कहते हैं ना कि आप अपना कलम और जो ऑब्जर्वेशंस आप देते हैं बहुत सोच समझ के दें। और इसीलिए हमने ये फैसला किया था कि इस पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जब ये एक तो था जब वो 19वीं तरमीम में आएगा जज विल अपॉइंट अ जज जी। कैन बी पार्टिजन ऑल्सो ना, कि अपने किसी दोस्त को या फलां या लगा अपनी सकता है, लाइफ बिल्कुल डिसलाइक हो सही है। सके। जब भी ये 26वीं तरमीम आई है कि आपने इख्तियार पार्लियामान को दे दिया है। दुनिया के कोई इस वक्त 64 ममालिक ऐसे हैं जिसके अंदर पार्लियामान फैसला करता है, बल्कि वो ऐसे ममालिक हैं जिसमें उनकी रिमूवल भी पार्लियामान करता है। बिल्कुल ठीक है। हमारे मुल्क में वो तो फिर टिल्ट है जुडिशरी की तरफ कि जुडिशरी निकाल सकती है ये जज खैर को, इस ये पार्लियामान या एक एग्जीक्यूटिव नहीं निकाल सकता। ये एक डिबेटेबल पॉइंट है कि फिर वहां की क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, वहां के पार्लियामेंटियरियंस के फैसले क्या वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत नहीं होते। Amir Abbas साहब, it is evolved. हाँ। Democracy has evolved. And let पाकिस्तान में 77 साल हुए हैं, कोई बहुत लंबा, कोई 200 300 250 साल पुरानी जमहूरियत तो है नहीं। सही है। और चले वो ऐसी तो खैर जमहूरियत वो तो which has a देखिए checkered history, कि वो तो आपके मुल्क के अंदर आमिराना जैसे बहुत ही ज्यादा रहे हैं, देखिए जैसे ही 26 को डेमोक्रेटिक रूल्स रहे। 26 को जैसे ही याहिया अफरीदी साहब अपने फैसले शुरू करेंगे अगले 2-3 माह में, लोग तो देखे ना इस वक्त सैटेलाइट्स की तरह हर शख्स बैठा ऑब्जर्व कर रहा होगा, जैसे काजी साहब को किया, उससे पहले वालों को किया। वो खुद ही अपने 2-3 महीने में अपने कंडक्ट से साबित कर देंगे कि वो कैसे इस पुल को लेकर चल रहे हैं, इस निज़ाम को अदालती, और आपका फैसला ठीक था, ये गलत था। हुमायूं मोहम्मद साहब, बुशरा बीबी साहिबा आज बाहर आ गई हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई है वकला की, ये सब कोई किसी डील के तहत हो रहा है या इंसाफ है ये? देखिए, इंसाफ तो ये था कि इनको अंदर होना ही नहीं चाहिए था। इंसाफ तो ये था कि ये याद रखें, जब केसेस एक ही किस्म के केसेस हों, एक ही किस्म के, मतलब लेट्स से एक केस है, उसमें एक बंदे के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है और वो कहता है कि यार तुमने 100 टमाटर, 50 प्याज और 30 अंडे चोरी किए हैं, तो उस पर चोरी का केस है। तो उस पर आप एक चोरी का केस करते हो, आप ये नहीं कहते हो कि टमाटर की अलग चोरी, फलाने की अलग चोरी, उसकी अलग चोरी, 3 केसेस नहीं करते हो। तो जो पहला केस हुआ था जिसपे इनको बरी कर दिया गया था, इनकी सजा मुअत्तल हो गई थी, उसके बाद ये बाकी केसेस बनाना बनते ही नहीं थे। जुल्म वहां से स्टार्ट हुआ। जो अभी आपने बात बताई है ना, मैं आपको बात बता देता हूँ। जो पहले बात चल रही थी कि जिस तरीके से ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस चल रहा है कि किसी के बच्चे को अगवा करके आप उससे वोट दिलवा रहे हो, किस जमीर की बात कर रहे हो? वो तो नहीं मान रही ना सर हुकूमत, तो ये तो आप इल्जाम है, हुकूमत कहती है कि इसका क्या सबूत है कि मैं बता देता हूँ। मंसूर अली खान के प्रोग्राम में डॉक्टर जरका साहिबा ने ये कहा हुआ है, वो क्या नाम है, वो शिफा यूसुफजई के प्रोग्राम में डॉक्टर जरका ने कहा है कि उनके बच्चों के साथ, उनके बेटे के साथ ये हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब और शर्मिला फारूकी साहबा हमारे साथ मौजूद थी। बहरहाल ये अब हुकूमत एक अपना ओपिनियन रखेगी, ऑपोजिशन एक अपना ओपिनियन रखेगी, दोनों ओपिनियन साथ साथ चलते रहेंगे। याहिया अफरीदी साहब को अब साबित करना होगा अपने कंडक्ट से, अपने अदालती फ़ैसलों से, वो कैसे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को लेकर आगे चलते हैं। उनको साबित करना होगा कि क्या उनका इंतखाब वाकई ठीक था और अपोजिशन के एतराज़ात या नाक़दीन के एतराज़ात गलत थे या सही थे। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हमारे साथ होंगे। अगले चंद दिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में कैसे होंगे, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। मगरबी ममालिक में तवाना जमहूरियतों को दरहकीकत आज़ाद अदलिया के आला तरीन और शफाफ किरदार रखने वाले जजेस ने अपने अमल और अपने फैसलों से सेंचा है। पाकिस्तान में इस वक्त यह बहस जारी है कि अदलिया के इख्तियारात में एग्जेक्टिव की मदाखलत के क्या नताइज बरामद होंगे, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद ने गुज़श्ता कुछ अरसे में ऐसी मुतनाज़ कानून साजी की जिसने पूरे निज़ाम की चूलें हिला दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का गुज़श्ता रोज़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को लिखा एक खत सामने आया है जिसमें वो
16वीं सदी के मारूफ बरतानवी लॉर्ड चांसलर के तारीखी अल्फाज दर्ज करते हुए लिखते हैं कि सर थॉमस मोर कहते हैं, जब सियासतदान अपने अवामी फराइज की खातिर अपने जाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो तबाही की जानिब मुख्तसर रास्ते पर अपने मुल्क की रहनुमाई करते हैं। सर थॉमस मोर ने मजीद कहा कि हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे आमाल को देख रहे हैं और तारीख कभी माफ़ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत लिखकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 पर फुल कोर्ट मीटिंग तक किसी भी खुसूसी बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मैं ये भी वाजे करता चलूं कि फुल कोर्ट की जानिब से जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की आईनी तौसीक का तयन नहीं किया जाता या सुप्रीम कोर्ट के जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में ऑर्डिनेंस पर अमल करने का फैसला नहीं करते या जब तक चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी बहाल नहीं की जाती, मैं नई कमेटी की तरफ से बनाए गए खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। उन्होंने खत में कहा कि इन वजूहात की बुनियाद पर मैं इस मामले में तश्कील करदा बेंच से खुद को अलग करता हूं, तहम वसी तर अवामी मुफाद में सिर्फ आम मुकदमात की समात के लिए बेंचेस की नशिस्तों में शिरकत करूंगा। दीगर तफसीलात के मुताबिक इंटरनेशनल जूरिस्ट कमीशन ने पाकिस्तान में की गई 26वीं आईनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी पर धचका करार देते हुए सख्त तनकीद की है। दूसरी जानिब रोजनामा जंग और दी न्यूज़ की एक खबर के मुताबिक हाल ही में पार्लियामेंट से मंजूर कराया गया आईनी पैकेज के मुसव्वदा साजी में कुछ ऐसे मसाइल मौजूद हैं जिनकी वजह से उलझाव पैदा हो रहा है और कुछ आईनी माहिरीन संगीन खामी की निशानदेही कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबिद जुबैरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैरी साहब। कुछ आईनी माहिरीन का ख्याल है कि हाल ही में मंजूर होने वाली तरामीम में कुछ उलझाव है, इबहम है। क्या आपके ख्याल में ये गैर मुबहम है या इबहम है, और अगर इबहम है तो वो दूर कैसे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो कहता हूँ पूरी आईनी तरमीम ही गलत है, क्योंकि इसने आइन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। इसने जुडिशरी को बिल्कुल एग्जेक्टिव और पार्लियामान के ताबे करने की कोशिश की और लाके इस तरह से, और जो ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम एक इंट्रोड्यूस कर दिया गया है आर्टिकल 191A में और आर्टिकल 202A में जो हाई कोर्ट्स के लिए है, उसके तहत तो अब ये इसमें यही समझ नहीं आ रहा कि क्या एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होंगे, लेकिन सारी जो जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, अपेलेट जुरिसडिक्शन के केसेस और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के केसेस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन सकेगी, उसके अलावा कोई और सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं सुन सकेगा। अब उसके बनाने का तरीका कार भी उन्होंने कर दिया, उसने जुडिशल कमीशन के अंदर, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड है वो भी उसके होंगे। अभी तो वो अपॉइंट ही नहीं हुए, तो चले पहली उसमें तो शायद ना बैठे, लेकिन अब चीफ जस्टिस, 3 सीनियर जजेस, और फिर आप देखिए ज्यादातर जो अक्सरियत है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल लोगों की है। आप देखें उसके अंदर तो बेसिकली वो अपनी मर्जी के जजेस को उस पर अपॉइंट कर देंगे। तो देखिए पूरा आपका सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया, आपको ताबे कर दिया। जो एक कंट्रोल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है और कंट्रोल गवर्नमेंट है, उसने उसी सिस्टम ने अब इसको एक कंट्रोल जुडिशरी इंट्रोड्यूस कर दी है इस आईनी तरमीम के तहत। इबहम तो बहुत छोटा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया। मैं तो कहता हूं कि आइन को एब्रोगेट किया गया है, क्योंकि आइन में 3 सुतून होते हैं। आप कोई पार्लियामान का ये इख्तियार नहीं है कि वो अमेंडमेंट करके एक जो को इक्वल उसके एक सुतून है आइन का, उसको खत्म कर दे या उसके अंदर अपनी मर्जी, अपनी मनमानी कर दे। आपका क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी कर सकता है उसके अंदर? जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास तो आइन ने ये दिया हुआ जुडिशल पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, हाई कोर्ट के पास होती है कि वो किसी भी कानून की तशरीह करें जो पार्लियामान बनाए, और जो वो एक दफा तशरीह कर दे तो वो बाइंडिंग होती है सब पे। लेकिन आप देखिए ना उनकी सुनी जा रही है ना कुछ हो रहा है, और जो एक हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ कि जी हमने वही फैसला जो हम कहेंगे आइन और कानून है वही होगा, हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। तो अब मैं तो समझता हूँ कि इबहम तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स है। ये सिस्टम चल ही नहीं सकता ये जो बना के इन्होंने दिया है, क्योंकि आज एक सवाल ये भी उठा हुआ है कि जो जुडिशल कमीशन के जो जजेस होंगे उसके अंदर क्या वो आईनी बेंचेस के जज हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हाँ। तो अब ये सारी, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात की है, क्या अब चीफ जस्टिस के पास क्या इख्तियार होगा कि वो फुल कोर्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते? तो ये सारी चीजें अब ये सामने आएंगी जब ये करेंगे। अब पता नहीं अब जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कैसे हो रहा है और फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जब तक नए चीफ जस्टिस हल्फ नहीं ले लेते उसके बाद ही कुछ बातें पता लगेंगी। लेकिन इसको चैलेंज भी कर दिया गया है कि ये आइन से मुतसादिम है। लेकिन जुबैरी साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जैसे वकील जानबूझकर इसमें इबहम पैदा कर रहे हो? क्योंकि चीफ जस्टिस तो एक ही रहेगा, आईनी बेंच का सरबराह सीनियर जज हो सकता है
लेकिन वो चीफ जस्टिस तो नहीं होगा, चीफ जस्टिस तो एक ही होगा। क्यों नहीं? क्यों चीफ, मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस क्यों नहीं हो सकता? आप देखिए, इबाम, हम जैसे लोग इबाम जिनके मुखालफे इबाम नहीं कर रहे, हम तो जो इसके खिलाफ हैं। और आज से नहीं, जब से ये वो एक ड्राफ्ट पहले जो आया था, या उन्होंने कोशिश की थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने की, हम उस वक्त से खिलाफ हैं। और इस बात से खिलाफ है क्योंकि हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है, यानी जो हमारे केसेस हैं, जो केसों के फैसले हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के कई दहाइयों से, जो 50-60 सालों से, वो एक ही बात करते हैं कि कोई आप आइन में ऐसी तरमीम नहीं कर सकते जिससे सुप्रीम कोर्ट की पावर को आप खत्म करें या उसको उसमें उसमें कदगन लगाएं। ये बेसिक प्रिंसिपल है हमारी जूरिस्प्रूडेंस का। तो आपने जो ये करने की कोशिश की है, हम इसलिए उसके खिलाफ है। इब्हाम हम पैदा सही, नहीं कर रहे, हम लेकिन तो खिलाफ लेकिन होंगे। अब देखें, अगर इसमें खामियां हैं, अगर इसमें कोई भाम है जो कहा जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत इन खामियों को दूर करने के लिए 27वीं तरमीम ले आए, फिर 28वीं तरमीम ले आए। अभी तो आप 26वीं के ऊपर शोर मचा रहे हैं, अगर 27वीं आ गई तो फिर? हम शोर नहीं मचाते, हम एक्शन लेते हैं सर। शोर मचाना हमारा काम नहीं होता मुखला का, या जो लोग आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं। हम लोग केस करें, हम लोग चैलेंज करेंगे। अगर इसको भी हाँ, चैलेंज करके 27वीं तरमीम लाएंगे, नेचुरली हम कह रहे हैं कोई 27वीं तरमीम इसके कनेक्शन में अगर आएगी। अगर ये गलत है तो वो गलत सही, है। अगर अगर जुबारी साहब चैलेंज किया जाता है 26वीं तरमीम को, तो इस दरखास्त को तो आईनी बेंच सुनेगा, उस पर चीफ जस्टिस तो कुछ नहीं कर सकेंगे ना, फिर ये तो आईनी बेंच के पास जाएगा। नहीं, आईनी बेंच जो बनाएगी तो जुडिशल, इस तरमीम के तहत तो जुडिशल कमीशन बनाएगा। अभी ये देखना है कि उसका बेंच का हेड कौन होता है। लेकिन उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये केस सुनेगी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होगी वो 5 जजों की होगी, और वो 3 जज होंगे, अपना अपना वो रूल्स बनाएंगे। आप देखिए उसके अंदर पूरा एक कोर्ट बना दिया उन्होंने, कोर्ट के अंदर एक कोर्ट, और कि वो अपने रूल्स भी बनाएंगे अपने। वो अपने 3 जो जजेस होंगे वो अपने जज सेलेक्ट करेंगे कि उसकी बेंच में कौन बैठेगा आके। तो आप देखिए कि मतलब फिर चीफ जस्टिस के पास पावर क्या रह गई। अब ये भी इबाम, आप जैसे इबाम की बात कर रहे हैं, अब ये है कि चीफ जस्टिस सीनियर जज होंगे, क्या चीफ जस्टिस की फिर सही। क्या चीफ जस्टिस और बाइख्तियार और, होंगे? और ये जो आईनी बेंच वाला मामला है, इस पे भी ये जरा वजाहत दीजिएगा कि क्या आईनी बेंच मुस्तकिल तौर पर बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और वो कायम रहेगा, या सिर्फ वो आईनी केसेस के लिए बनेगा? जब तक आईनी केसेस जेर समात रहेंगे वो रहेगा, बाद में डिसॉल्व हो जाएगा। आप देखें एक तबाही जो इन्होंने की है, बिसाइड्स ये जो इन्होंने किया है, अब हर केस जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, इनकम टैक्स का हो, सेल्स टैक्स का, कोई भी, या गवर्नमेंट के कोई ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है, सब उसमें सब हमेशा प्ली ये ली जाती है कि ये फंडामेंटल राइट्स है या इस कानून से मुतसादिम है। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। तो यानी सारे केसेस अब वो 5 जजों के पास चले गए। यानी अभी ये पूरा जो आपको जस्टिफिकेशन एक जाली दी जाती थी आके टीवी पे और हर जगह और स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस में, कि जी हम सुप्रीम कोर्ट पे जो लफ्ज इस्तेमाल, पता नहीं मोहम्मद बूटा का नाम इनको इतना क्यों पसंद है कि मोहम्मद बूटा का केस नहीं चलता और बाकी केसेस चलते हैं, कोर्ट इसमें लगती है। ये भी एक झूठ और फ्रेब पे था पूरी बात। 180 या 90 केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल उससे। अब ये अगर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट की एग्जांपल ले लीजिए, उसमें जो पटिशन सुनता है सिंगल जज सुनता है। अगर वहां कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी, 1 या 2 बेंचेस बनेंगी, तो सारे जो वहां 1 लाख से ऊपर केस फाइल होता है वहां ट्रांसफर हो जाएंगे। वो कैसे चलेंगे? तो मोहम्मद बूटा साहब तो रह गए, क्योंकि मोहम्मद बूटा के को जो ऑर्डर आप का पास करते हैं उसको चैलेंज किया हुआ है, लेकिन वो आम जज तो सुन नहीं सकता। हाई कोर्ट उसके अंदर एक सुपरा एक बेंच बन गई है जो सुनेगी, जिसके पास उस दिन 500 केस लगे होंगे। सही। आप मोहम्मद बूटा तो रह गए फिर। तो फिर ये सारी बातें जो की नहीं, सारा फ्रॉड, ये जो आपने सिस्टम को छेड़ा है, लेकिन आप समझ और जो बेंच बनेगा आईनी, यकीनी तौर पे अब तो बनेगा, ये बेंच एक होगा या बेंचेस होंगे, और एक बेंच में कितने जज होंगे? नहीं, वो तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के होंगे, बाहर से नहीं आएंगे, वो वहीं से होंगे। अब उसमें अब देखिए बेंच और बेंचेस की बात की गई है, तो हो सकता है 1 से ज्यादा बेंच हो, लेकिन अब ये सारे अगर 3 बेंचेस हो गई तो 15 जज तो यही हो गए, तो सारे 15 के 15 बैठ गए उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। ठीक है। और ये भी बताइएगा कि अगर बेंचेस ने सारे केसेस निपटा दिए, यानी जो एक बेंच के पास जितने जेर समात केसेस हैं वो अगर निमट जाते हैं, तो फिर उन बेंचेस के जजेस क्या करेंगे? बैठ के तनख्वाह लेंगे सिर्फ, क्या काम करेंगे? नहीं, फिर तनख्वाह लेंगे, बिल्कुल।
क्योंकि वो मोहम्मद बूटा के केस तो वो नहीं सुन रहे होंगे ना, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हिस्से होंगे, अनलेस वो नॉर्मल बेंच में भी बैठे हैं जाके। ये तो देखिए, क्योंकि रूल्स बना, उसके अंदर एक एंड में लिखा हुआ है 191A के एंड में कि जी वो अपने रूल्स बनाएंगे बैठ के, सब्जेक्ट टू विदाउट नॉट कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, मतलब कि सब्जेक्ट टू लॉ। अब सब्जेक्ट टू लॉ पता नहीं ये लोग क्या लॉ बनाते हैं, क्योंकि मैं तो कहता हूँ लॉ तो अभी होना चाहिए जिसके तहत वो रूल्स बनाए, लेकिन पता नहीं आगे क्या होता है। क्योंकि आज देखिए उन्होंने एक बड़ा बूबू तो किया है, आज जो उन्होंने प्रेस रिलीज की लॉ मिनिस्ट्री ने, उनको मालूम ही नहीं कि उन्होंने तरमीम क्या की है, उसके बरखिलाफ एक आज प्रेस रिलीज इशू की है अपने इस अमेंडमेंट। शाह साहब के बारे में, मंसूर शाह साहब के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने आज ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को और उसमें उन्होंने कहा है कि वो किसी खुसूसी बेंच में नहीं बैठेंगे जब तक फुल कोर्ट की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की आईनी तौसीक का तयन फुल कोर्ट नहीं करता। अब ये फरमाएं कि याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस होंगे, मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज हैं, वो चीफ जस्टिस ना हो लेकिन सीनियरिटी में सीनियर मोस्ट वो हैं। दूसरे नंबर पर आएंगे मुनीब अख्तर साहब, वो सीनियर मोस्ट होंगे, प्यूनी जज हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी 3 जजेस पर मुश्तमिल होगी, उसमें अब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ये कैसे बैठेंगे? जो खत जो लिखा है इन्होंने इस चीफ जस्टिस को, मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा है वो खत, लेकिन अगर इनको लिखा है जो रिटायर हो रहे हैं चीफ जस्टिस हमारे, तो पता नहीं उसका क्या, ये जो नई चीफ जस्टिस साहब होंगे। लेकिन उन्होंने जो एंड में कोट किया है मैन फॉर ऑल सीजन सर टॉमस मोर को, पढ़ने वाले कोटेशन है जो उन्होंने कोट किया, वो हमारी स्कूल की किताब थी जो हमने पढ़ी थी, ये जो आप पढ़े उस कोर्ट में जो क्या कहता है वो आखिर में टॉमस मोर जो हेनरी VIII का लॉर्ड चांसलर। आखिर में सर आखिरी सवाल आपसे, जाते जाते काजी साहब के लिए कोई अगर अच्छे बोल आप बोल सके, क्या कहेंगे काजी साहब को, किन लफ्जों में याद करेंगे? नहीं, मेरा कोई खूबसूरत अल्फाज नहीं है, ये इस कोर्ट की तबाही के वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने इस कोर्ट को तबाह करने में अपना सहूलतकारी का काम किया, सारे उन्होंने गलत फैसले किए बैठ के आइन और कानून के खिलाफ। मैं इनके लिए कोई ऐसा नहीं है, आप देखिएगा हम सब जस्टिस मुनीर बहुत को बहुत शुक्रिया। आप जुबैरी साहब हमारे साथ थे। जाते हुए आपको बता दें कि इमरान खान की रिहाई के लिए अमरीकी अवामी नुमाइंदगान के 60 से जायद अरकान ने अपने सदर जो बाइडन को खत लिखा है। ऐवान नुमाइंदगान के अरकान ने अपने खत में कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। खत में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज बनाया जाए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तानी हुकूमत से इमरान खान की हिफाजत और उनकी खैरियत की जमानत ली जाए। खत में अमरीकी सफारत खाने के एहलकारों से जेल में इमरान खान से मिलने की अपील भी की गई, जिस पर तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है और इस ऐसे खतूत पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी एहतराम के साथ मुमासलत नहीं रखते। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी पीर को। देखते रहिएगा जमहूरियत।